1 मोल का वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाता है? देखो ऐसे करना, मान लो ऐसा मान लो कि आपने 1 मोल मान लिया। वन, ध्यान सुनना, आपने क्या माना? 1 मोल बेंजीन। 1 मोल, ये बताओ 1 मोल बेंजीन का वेट कितना होगा? 1 मोल बेंजीन, बेंजीन कितना होता है? 78 ना, 78 ग्राम। ये तो इसका इसका वॉल्यूम कितना आएगा लिक्विड में? लिक्विड में वॉल्यूम कितना आएगा? डेंसिटी दी हुई है, क्या करेंगे? डेंसिटी, डेंसिटी से वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे? मास, मास कितना होता है? 78 डिवाइडेड बाय 0.877 ml, इतने आ जाएगा वॉल्यूम का 1 मोल का, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ये आ गया। अब इसको अगर मैं वेपर में ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम, ये बताओ। तो अगर मैं वेपर में ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? कितने टाइम्स बढ़ रहा है? इंक्रीज बाय 2750 इंटू 78/0.87, क्या गया कि नहीं आ गया? ये किसका हो गया? वॉल्यूम ऑफ वेपर बेंजीन, वेपर बेंजीन, यही है कि नहीं है? देखो, और ऐसे ही उन्होंने क्या दिया हुआ है? वेपराइज लिक्विड टोलिन, टोलिन जानते हो किसको बोलते हैं? बेंजीन इसको बोलते हैं, टोलिन किसको बोलते हैं? अगर मैं 1 मोल टोलिन ले रहा हूं, 1 मोल टोलिन लूंगा तो क्या होगा? 1 मोल टोलिन का वेट कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। कार्बन कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 37। हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 3, कितना हो गया? 12 × 7 कितना होगा ना? 84 प्लस 8 कितना हो गया? 92, कितना हो जाएगा बेटा ये? 92 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा लिक्विड में 1 मोल का? 92 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है? 0.86। अब ये पेपर में जाएगा, पेपर में टोलिन गया, कितना बन जाएगा जल्दी देखो, जल्दी यहाँ पे कितने टाइम्स बढ़ रहा है? 7720 इंटू 82 डिवाइडेड बाय 0.86। यार पहली जो इन्फॉर्मेशन थी वो अपन ने लिख ली, मोलर मतलब 1 पर मोल का वॉल्यूम। चलो अब बताओ, अब हमें क्या निकालना है, और उन्होंने क्या दिया? इनका, इन दोनों का वेपर प्रेशर कितना दिया है? 46 और एज ए वेपर प्रेशर 46 और। अब बताओ हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दी वेपर, बताओ कैसे करोगे इस? दो चीजें थी, अपन ने क्या किया, इसको इंक्रीज इतने फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है, सही लिख दिया, इसके इतने फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है। अब बताओ, अब मैं पेपर में कैसे निकालूं टोलिन के फ्रैक्शन? टोलिन के निकालना है कि बेंजीन के? बेंजीन के। टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर कितना दिया है? 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब मालूम आप क्या करना है यहाँ पे, ये 26 डिग्री सेल्सियस है। अब एक काम करना, यहाँ पे अगर अपन लोग लें, ये अपने पास कितना आ जाएगा? 293 केल्विन, 93 केल्विन। अब ऐसा करना, टीवी इक्वस टू
एनआरटी। ये लोगे कि नहीं लोगे? तो अपन लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपन फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, ये प्रेशर कितना आ रहा है 46 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया। अब देखो फ्रैक्शन की बात करें, मान लो अपन ने क्या किया बेटा, यहाँ पे अपन ने क्या किया, 1 मोल ये लिया 1 मोल ये लिया, तो अपन अपन ये मान के चल रहे हैं कि अपने पास अगर टोटल वॉल्यूम अपने पास इतना है, तो अपन क्या करेंगे, यहां से फ्रैक्शन ले लेना, इसका x बाई बी ले लेना, बाई बी, और इसका बाई ए बाई टी। हुआ क्या, ये किसका होता जब 1 मोल आता तो इतना आता, हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन इतना लिया, तो इस मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके दिस, और मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके दिस यहां डाल, वॉल्यूम में डाल दोगे। टोटल मोल कितना मान लेंगे हम लोग, 1 मान लेंगे। मान लो अपन ने टोटल मोल 1 मान लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, 275 78 डिवाइडेड बाय 0.877 एक्स बाय ए बाय बी, मतलब बेंजीन, जो भी आ रहा है 7720 इंटू 80 बाय 0.867 इंटू बाय टी, ये वॉल्यूम हो गया, इक्वल्स टू टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितना हो जाएगा, 1 डाल दिया। आर टी कितना डाल देना, आर कितना डाल देना, आर डाल देना आप 0.08782 इंटू 293, कौन सा 80 की जगह 92, यहाँ 92 डाल, यहां से एक्स और बाई में रिलेशन आएगा, तो एक्स बाई बी प्लस बाई टी कितना हो जाएगा अपना 1, एक रिलेशन यहां से आएगा, एक रिलेशन, ऐसा करना पड़ेगा क्या। अरे अगर 1 मोल इतना होता तो इतना वॉल्यूम आता, 1 मोल इतना होता तो इतना आता, हमने क्या किया, ये 1 मोल का था, तो हमने क्या किया, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अगर अपना 1 मोल होता तो इतना आता, अपने पास मोल फ्रैक्शन कितना है, बाई, तो बाई से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मोल अपन ने 1 मान लिए, ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही करना। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में अपन डालेंगे वॉल्यूम, बी का फ्रैक्शन है उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताओ टोटल वॉल्यूम में, अब मुझे ये बताओ टोटल वॉल्यूम में कितना पार्ट अपना इसने ऑक्यूपाई किया और इसके फ्रैक्शन से सेकंड, सेवेंथ डाउट है, ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 56.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेंजीन, डेंसिटी नहीं दी गई है, एट रूम टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, दिस बेंजीन 10 mm कर दिया, find the molarity of solution and the freezing point of the solution is 0.73 डिग्री lower than the benzene। तो इससे अपन क्या करेंगे, अच्छा ही बताओ, what will be the value of molar, देखो सेवेंथ वाला है, सेवेंथ वाले में मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, पहले वो कलेक्ट करो। सेवेंथ वाले में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन, एक अपने पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, एन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसका वेट हमने कितना मान लिया, x ग्राम मान लिया, चलो कितने में डिसॉल्व हुआ है, बेंजीन कितना है बेटा, बेंजीन है अपने पास कितना 56.8 सेंटीमीटर क्यूब, इतना है कि नहीं है। बेंजीन की डेंसिटी कितनी दी गई है, 0.889 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दी गई है। अब ध्यान देना और क्या दिया गया है, वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट कितना है बेटा, पी नॉट है 100, और पी सॉल्यूशन कितना है 98.88, ये, और क्या दिया गया है, डेल्टा टीवी दिया गया है, डेल्टा टीवी या टीएफ, डेल्टा टीएफ 0.73, हमसे पूछा क्या गया है, केएफ पूछा गया है, केएफ पूछा गया है, और क्या पूछा गया है, स्मॉल एम भी पूछा, ये दोनों अपन से दोनों पूछे जा रहे हैं। अब मुझे बताओ अपन ने बेटा एक
डेरिवेशन किया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला, बताओ क्या होता था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या होता था? रिलेटिव लोअरिंग अपन ने पढ़ा था, एक पी नॉट अपॉन पी एस किसके बराबर होता था? किसके बराबर होता था? कैपिटल है, ये होता था। और आपको एक चीज और बताई थी कि अगर मुझे n बाय एन ऑफ सॉल्वेंट को अगर मैं ऐसे करते थे ना, इसको एम डब्ल्यू टी से मल्टीप्लाई कर देते थे, इसको भी आपने क्या किया एम डब्ल्यू टी ऑफ सॉल्वेंट, इसको भी एम डब्ल्यू टी से किया, तो ये क्या बन गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां भी 1000 कर दो और यहां भी 1000 कर दो, ये क्या बन जाता था? बनता था कि नहीं बनता? बस अब यही करना है। 1000 और बेंजीन का कितना होता है 78 इंटू पी नॉट कितना है 100, पी नॉट कितना है 98.88 अपॉन 98.88, तो ये एम आ गया कि नहीं आ गया? के एफ कैसे निकालोगे? डेल्टा टीबी कितना है बेटा? डेल्टा टीबी 0.73 इक्वल्स टू के एफ और मोलरिटी एम, एम ये छाप दो, के एफ आ जाएगा। के एफ आ गया कि नहीं आ गया? देखो समझ में आया? जरूरत ही नहीं पड़ी कितना ऐड किया ना, उनने पूछ ये जरूरत पड़ रही है क्या? ये भी नहीं पड़ी, जरूरत पड़ी क्या कितना है? रिलेटिव लोअरिंग से ही हो गया उसका काम। चलो और कौन सा चाहिए था? एट्थ बताना है। देखो ये सब्जेक्टिव है, इनमें क्या है बस जब ये एग्जाम में आते थे तो स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते थे, पता है? 5-5 नंबर के ऐसे, एक एक नंबर, 2-2 नंबर, 3 ऐसे क्वेश्चन आते, स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते थे जब ये आते थे। इनमें सब्जेक्टिव अप्रोच ज्यादा है। आप ये नहीं सोचो कि एकदम से आंसर करेक्ट आएगा, उस समय क्या था आपको बस ये स्टेप लिखने होते थे, आपने थोड़ा बहुत स्टेप बाय स्टेप की, आंसर तक नहीं पहुंचे तब भी नंबर आते थे। और पहले का पैटर्न और आज के पैटर्न में जमीन आसमान का डिफरेंस। पहले तो ऐसा था कि आप करके आ जाओ तो आपको लगभग नंबर जहां तक आपने सही किया नंबर, आज के टाइम पे क्या है करके नहीं आना है, आंसर लाना है, तो फिल करोगे। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन वाटर, बताना है क्या? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, के एफ इतना दिया, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर निकालना है। अब अच्छा तो इससे इससे मैं क्या करूं? अब देखो सिंपल में क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे डेल्टा टी एफ दिया हुआ है, अब मुझे तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या करूंगा के एफ इंटू एम, ये कितना दिया हुआ है 0.3, और ये 1.86 इंटू एम, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी बोलो? 0.3 डिवाइड बाय 1.86, तो इसको क्या करूंगा 3 से निपटा दें, 0.1 बाय 0.62, ये आ गया, तब ये बन गया 10/62, ये हो गया ना 10/62 मतलब 5/31। और मुझे क्या निकालना है? तो वेपर प्रेशर में कैसे निकालूं, मेरे पास एम है, तो अभी अपन ने एक फॉर्मूला तैयार किया है, अपन ने एक अभी फॉर्मूला तैयार किया है, उन्होंने क्या दिया है प्योर का कितना दिया है, अब मेरे पास क्या होता है पी नॉट अपॉन पी एस अपॉन पी एस, 1000/m किसका सॉल्वेंट का, इक्वल टू स्मॉल एम होता है कि नहीं होता है? ये कितना दिया गया है 23.51 अपॉन पी एस इक्वल टू इंटू 1000/18, ये कितना हो जाएगा 5/31, तो यहां से पी एस निकाल लेना, ऐसी तो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9,
नाइन्थ में क्या आ रहा है? ये तो हो गया होगा। कितना आ रहा है बेटा नाइन्थ में? 0.2 टू 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 228। चलो 228 क्या क्या निकालना था इसमें? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ। 10th फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये अभी छोड़ दो 1 मिनट। काइनेटिक्स वाला है, मतलब ये अपन ये पढ़ लेंगे तब हो जाएगा। 11th मैच दी फॉलोइंग, मोलिकुलर वेट सेम है, कैसे मैच करोगे? कैसे मैच करोगे? ये भी क्या होता था? क्या होता था जल्दी बताओ, फॉर्मूला क्या था? आर टी वी स्क्वायर एम डब्ल्यू टी 1000 बाय डेल्टा एच। तो मैं यहां से क्या हो सकता हूं? के वी, उन्होंने क्या बोला है? मॉलिक्यूलर वेट सबका सेम है, ये तो के वी किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा? टीवी स्क्वायर। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका टीवी भी ज्यादा होगा, मैच कर लेंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 12 हो गया। ए का कितना आ रहा है? 122। बी नहीं है, क्या बताओ? एक सुनो, 100 अरे बात नहीं करो, 122 आया है, जबकि बेंजोइक एसिड का कितना होता है? बेंजोइक एसिड कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? कितना होता है? 122 ही होता है। कैलकुलेशन से कितना निकला? 122। मतलब क्या है, ये ना तो डाइमराइज हुआ है। देखो, अगर सुनो, चीजें अगर डिसोसिएट हो रही हैं तो MWT क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर एसोसिएट हो रही हैं तो MWT बढ़ जाता है। देखो, जैसे इस पेन को अगर मैं ब्रेक कर दूं, पेन को 2 पार्ट में ब्रेक कर दूं, तो पर पीस का वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और 2 पेन को अगर कंबाइन करके एक कर दूं तो पीस का वेट बढ़ जाएगा। सिंपल है कि नहीं है? अगर चीजें डिसोसिएट होती हैं तो आपका मोलर मास कम हो जाता है। तो मान लो HCl है, HCl का मोलर मास कुछ होगा, अगर इसको मैं H प्लस और Cl में ब्रेक कर दूंगा तो अब इनका मोलर मास, क्योंकि 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, तो मोलर मास आपका कम आएगा अपन जो कैलकुलेट करेंगे। और अगर मान लो अपना A है, 2A कंबाइन होकर A2 बना लेगा, तो अभी क्या होगा? मोलर मास A का चलेगा, अब किसका चलेगा? A2 का, तो बढ़ जाएगा। अगर एसोसिएशन होता है तो कम बढ़ जाता है, डिसोसिएशन होता है तो कम हो जाता है। तो हम ये कैसे निकालते हैं? हम लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली हम लोग तो ना एम ऑब्जर्व्ड, मान लो होना चाहिए था ऐसा और निकलता मान लो 150, तो आप क्या करते? कि डाइमराइज कर गया, पॉलीमराइज, डाइमराइज हो सकते हैं। और मान लो अगर 122 होना चाहिए था, निकल रहा है 100, इसका मतलब क्या है? डिसोसिएट कर गया। डिसोसिएट करेगा तो कैसे लिख दोगे इसको? अरे डिसोसिएट करेगा तो इसको फिर हम ऐसे लिख देंगे, एसिड के फॉर्म में, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ये किसका होगा? एसोसिएशन। अगर ये एसोसिएट करता तो आपको पता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनाता था वो, ऐसे ऐसे आप यहाँ पे बेंजीन को पीएच लिख दोगे, यहाँ ऑक्सीजन ये एच, ऐसा करके आपको बनवाया था, याद आ रहा है? ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये किसका केस हो गया? ये हो गया एसोसिएशन का। याद रखना बेटा, जब भी एसोसिएट होता है तो मास बढ़ जाता है, और डिसोसिएट होता है तो मास कम हो जाता है। हाँ जी, क्या 12th का? आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई उस इंफॉर्मेशन से आप वेट निकालो कितना आ रहा है, वो पूछा गया। आपको ये इंफॉर्मेशन दी, बेंजोइक एसिड डाला, आपने उसका मोलर मास कैसे निकाला होगा? डेल्टा टीवी इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम है कि नहीं है? देखो, एक्चुअली हम क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। अब हुआ क्या यहाँ पे, आपने क्या किया? के एफ इंटू, आपने क्या किया? मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू आई अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, आता कि नहीं आता? इंटू 1000। अब आपने क्या किया, जो मोल था मोल में आई को एक साथ ले लिया,
अब आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? आपको नहीं पता डिसोसिएट, आप तो बस ये लगा रहे हो के एफ इंटू एम। ये जो एम डैश है ये आई को इसको लेके चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपको नहीं पता कि वो डिसोसिएट एसोसिएट कर रहा है, तो आपने क्या किया, उसको मोलरिटी मान ली है। उसके अंदर बॉन्ड फैक्टर भी तो मल्टीप्लाई है। अब बॉन्ड फैक्टर अगर 1 है तो कुछ नहीं होता ना डिसोसिएट ना एसोसिएट। अब बॉन्ड फैक्टर अगर लेस देन 1 है क्या होता? एसोसिएट। और अगर ग्रेटर देन 1 तो डिसोसिएट। तो ये मोलरिटी अलग अलग आती कि नहीं आती? मोलरिटी अलग अलग क्यों आती? क्योंकि जो अपना वेट था वो, अपना जो भी गिवन कंपाउंड का वेट था वो डिसोसिएट हो रहा होगा तो बढ़ रहा होगा, अगर एसोसिएट होगा तो कम, सॉरी डिसोसिएट होगा तो कम हो जाएगा। तो मोलर मास कम तो मोल बढ़ गए होंगे। ऐसे उसको अपन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं दिया। अब सुनो, अब अपन करेंगे होमवर्क में 13-2 ज्यादा करेंगे अपन। 13-25, 13-25 की बात खत्म बस। 32 तो है ही। देखो देखो, पेज पलटो, 69 पे आओ। देखो हर साल एक आ रहा है। देखो 24, 23, 22, देखो 18 में तो 2 बार आया है, 17 में भी 2 बार, अपने टाइम में भी 2 बार आ सकता है। दो, एक क्वेश्चन 2 बार नहीं, एक चैप्टर से 2 मजा आ जाएगा सर 2 बार। चलो लो, बनाना बहुत आसान है बेटा। कहाँ तक पढ़ाया था? जेई मेंस वाला करेंगे वो डिस्कस। जेई मेंस में ये बताओ 21-22 हो गया? अरे हुए कि नहीं हुए? 21-22 होमवर्क क्या हो गया था? 13 से 25। देखो अब अगर जिसके पास टाइम मिल रहा है ना वो मेंस के क्या करेगा, 23 के लगा लेगा, जितने भी बन जाए। इसमें ईमानदारी दिखानी है, इसमें मेरा रोल कुछ नहीं है। पीवाई क्यू लगाने, पीवाई क्यू में बस मेरा रोल ये है कि जहां पर भी आप अटकोगे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि बेटा इसमें ऐसे करना है या इसमें ऐसे सोचना था। पीवाई क्यू मैं आपको पकड़ के नहीं लगवाऊंगा, आप KG1 KG2 में कि नहीं है कि हाथ पकड़ के लिखवाऊंगा मैं। अपनी अपनी ईमानदारी है, ईमानदारी दिखाओगे अच्छा रहेगा। एक बार अभी लगा लोगे, एक बार आपको जब आप वेंटिलेटर पे लेटे होगे लास्ट टाइम पे, तब टाइम अच्छा मिलेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं लगा चुका हूँ। लास्ट टाइम में जब जनवरी में डेट आ रही होगी, नवंबर दिसंबर में आप गुड गुड फील करोगे। कैसे लगा रखें? अगर अभी नहीं लगाओगे लास्ट टाइम में बस सर ही दे दो, तो आने वाले क्वेश्चन वो बता दो, फिर मैं बोलूंगा पीवाई क्यू लगा लो। पीवाई क्यू लगाने जाओगे 150 क्वेश्चन एक चैप्टर। ऐसे तो लगभग 30 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में। बंद करते हैं, अगली बार देखेंगे। अभी से जितने लग रहे हैं, अभी जितने भी लग रहे हैं, मान लो आपके 21-22 का दिया, आपका थोड़े, आपने थोड़े कम लगा पाए लेकिन लगाओ जरूर। आप 22-23 की दिए थे, आप 21 की लगा लो। जहां तक हो सके जितना होमवर्क दिया जा रहा है उसको सिंक्रोनाइज करके रखो। अगर आपका 21-22 के दिए, 22 के दिए तो 22 तक आप लगा लो, टाइम थोड़ा ऊपर नीचे मैनेज करके कहीं से भी वो कर लोगे तो आपको एक बार और कभी, जैसे कभी टेस्ट में आएगा, कभी भी आएगा तो आप रिवाइज कर लोगे, या फिर जो रिमेनिंग रहेगा वो आप पढ़ लो। जो भी क्वेश्चन आप लगा रहे हो, उसमें अगर आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन अच्छा है, ये मुझसे नहीं बन रहा है, या फिर अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो उसको टिक कर लो। कभी भी आप जब पीवाई क्यू लगा रहे होगे दोबारा, तो आप उनको जरूर एक बार चेक कर लेना कि यार इसमें थोड़ा
अच्छा कॉन्सेप्ट था, या ये एक बार में क्लिक नहीं की। वो क्या होगी, जब अपन दोबारा जब नवंबर दिसंबर में एक बार और आप पीवाईक्यू वगैरह लगाओगे, कुछ भी करोगे, तो वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो पीवाईक्यू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के चांस ज्यादा होते हैं। कोई नई थ्योरी नहीं आएगी, नया नहीं आएगा, बस इन्हीं में थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके यही डाले जाएंगे। आप लगा रहे होगे तो आपको लग भी रहा होगा पैटर्न रिपीट हो रहा है। वही क्वेश्चन 21 में पूछा गया है, वही 22 में, उसी टाइप का 22 में, 23 में लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये क्वेश्चन मैंने कहीं लगाया है। जब चेक करने जाओगे तो यार 2021 में ही लगाया था ये, मैं इस वाले पेपर में लगाया है। कहने का मतलब ये है कि चीजें रिपीट हुई हैं, दिमाग में सेट हो जाएंगी। कहाँ तक पढ़ा था अपन ने? हाफ लाइफ हो गई, आधी जिंदगी, हाफ लाइफ पढ़ लिया था। तो हम लोग शायद जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे थे बेटा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन सबसे पहले अगर हम रिवाइज करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट का कोई भी, रेट जो होती है, रेट में कंसंट्रेशन की डिपेंडेंसी नहीं आती है। रेट क्या होती है? रेट क्या होती है? एक फिक्स रहती है। किस पे डिपेंड, रेट क्या लिखा था हम लोगों ने? के। रेट किसके बराबर होती थी? ये होता था कि नहीं होता? एक कांस्टेंट रेट से, रेट कांस्टेंट रेट से रिएक्शन चल रही होती है। डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता था? माइनस डी आर बाय डी टी इक्वल टू के। और इंडिकेटेड फॉर्म क्या होता था? आर टी, मतलब टाइम टी बाद क्या होता था? आर नॉट माइनस। मालूम है, ये फॉर्मूला आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार आपके पास 1,000 रुपए हैं, ध्यान सुनना, और हर दिन आप 10 रुपए खर्च कर रहे हो, 10 रुपए खर्च कर रहे हो। किस रेट से खर्च कर रहे हो? 10 रुपए पर डे। मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ 10 दिन बाद कितने बचेंगे? 10 दिन नहीं, मान लो आपसे बोला कि 5 दिन बाद कितने पैसे होंगे, आफ्टर 5 डे। तो आपने क्या किया? 1000 में से 10 × 5 माइनस किया कि नहीं किया? क्या ये यही नहीं बोल रहा है? इतना था, तो किस रेट से जा रहा है? के रेट से। हर सेकंड में के खत्म हो रहा है, तो टी टाइम पे कितना खत्म हो जाएगा? के टी। कितना बचेगा? माइनस के टी। बचा कि नहीं बचा? एक फिक्स रेट से चीजें खत्म हो रही हैं। रेट को इससे मतलब नहीं है कि आपके पास है कितना, वो हमेशा किस किस रेट से जाएगा? के की रेट से खत्म होने वाला, की रेट से खत्म होने वाला है के। तो इनिशियल जितना था और इतने टाइम में इतना ये कंज्यूम हुआ। कंज्यूम कितना हुआ भाई? के क्या है? के है, के की यूनिट क्या होती थी? मोल पर, मोलरिटी पर सेकंड। 1 सेकंड में एम, 2 सेकंड में 2 एम, 3 सेकंड में 3 है। ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा? कितना जाएगा? के टी, उसे माइनस कर। ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद और आपको क्या बताया था? उसके बाद आपको बताया था टी हाफ लाइफ। टी हाफ, ये जो यहां पे नंबर लिखा होता है इसका मतलब होता है कि इतना पार्ट खत्म हो गया। कोई आपसे बात नहीं करो बेटा, 3/4 बोल दे, मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स 3/4 वैल्यू। 3/4 जिसमें कंज्यूम हो, मतलब अगर मेरे पास ए है तो 3/4 क्या हो जाए उसका? कंज्यूम हो जाए या रिएक्ट कर जाए, या रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में। तो इसको अपन ऐसे रीड करते हैं। मान लो किसी ने यहां पे लिख दिया भाई 1/10, इसका मतलब क्या है? जो भी गिवन कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, वो 1/10 रिएक्ट कर जाए, वो टाइम जिसमें आपका रिएक्टेंट 1/10 कंज्यूम हो जाए, उसको हम क्या बोल देंगे? 10। 1/10 और 10%। टी 100%, पूरा का पूरा 100%, मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में हो जाए। ये हम लोगों ने बात। तो अच्छा ये बताओ, ये शायद अपन ने लिख लिया था ये सबका। अब अपन बात करने वाले थे टी हाफ लाइफ। टी हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर, क्या बोलोगे?
टी हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ लाइफ में क्या होगा, क्या लिखोगे बेटा, ये बताओ, आधा खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, आधा। आर नॉट बाय टू इक्व टू क्या लिख दोगे, आर नॉट माइनस के टी, यही करोगे कि नहीं करोगे बेटा, के टी, टी यहां पे क्या लिख दोगे, आधा। तो टी हाफ लाइफ क्या आ गई जल्दी बताओ, आर नॉट बाय, ये आती है आर नॉट बाय टू के, ये हाफ लाइफ आती है आर नॉट बाय टू। टी 100% नहीं होगी, टी 100% कैसे निकालोगे, सेकंड, टी 100% कैसे आएगी बेटा बताओ, 100% मतलब पूरा खत्म हो गया, तो टाइम टी बाद कितना बचेगा, जीरो। जीरो इक्व टू आर नॉट माइनस टी 100% कितनी हो गई बेटा, आर नॉट बाय के, मतलब आर नॉट बाय के में अपना पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे अपन कुछ कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट जीरो ऑर्डर के लिए, डेट के लिए लिख रहे हैं बेटा, और डिपेंड कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी आर बाय डी टी। ये क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म। इंटीग्रेटर फॉर्म क्या होता है, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट माइनस थर्ड, ये लिख दिया। अब देखना, अब एक चीज बताना, जैसे मैं लिख रहा हूं, अब ऐसे भी लिख देते हैं, वो थर्ड पॉइंट पे ध्यान देना। जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं यार, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो आपसे अगर ये पूछे, ये बताओ, यहां पे अगर इसको मैं t इक्व टू जीरो पे a ले लेता हूं, और t पे क्या ले लेता हूं, a माइनस एक्स, तो ये कितना बनेगा, x बनेगा। तो अगर आपसे देखो, आप यहां पे क्या लिख दोगे, a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या आ गई, अगर ये क्या है, टाइम t बाद कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी टी इक्व टू क्या हो जाएगा, के। जब देखो टाइम जीरो होगा तो ये जीरो फॉर्म होगा कि नहीं होगा, के की वैल्यू जीरो डाल लो। जब ये पूरा खत्म होगा तो ये कितना फॉर्म हो जाएगा, ए फॉर्म हो जाएगा। ये कैसे फॉर्म होगा ये बताओ, टी टी कंप्लीशन कितना है, ए बाय के, इसमें ए बाय के डालो, के कट जाएगा, ए आ जाएगा। हाँ, जैसे माइनस डी आर बाय डी टी आप लिखते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए डी ए बाय माइनस, ये लिख सकता हूं, आर की जगह ये डाल दो इसी कंसेंट। और ये किसके बराबर होगा, डी एक्स बाय डी टी, और ये किसके बराबर है, के बराबर। ऐसा भी लिखा आपको मिल जाए, टी टाइम पे, ये तो है, कहां गया, डी आर। डी आर की जगह मैं क्या ले सकता हूं, आर क्या है, आर की कंसंट्रेशन ये है, ये डाल दी, आर की वैल्यू ए माइनस एक्स, क्या आप डाल सकते हो। ऐसे अपन को यहां पे प्लस क्यों लिखा, क्योंकि प्रोडक्ट के टर्म में लिखा। फोर्थ, टी हाफ लाइफ कितनी होती है इसकी, ए नॉट बाय टू, टी हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और क्या हो सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ, फिफ्थ, टी 100% कितना होता है, ए नॉट बाय, ये ध्यान रख, ए नॉट बाय, सेकंड अपन पढ़ने वाले हैं किस पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
सॉरी जीरो नहीं, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। ये बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो आर ओ आर क्या लिखोगे आप, जल्दी बताओ। अगर इसका कांस्टेंट के है तो क्या लिखोगे? के आर की पावर वन, ये लिखोगे नहीं लिखोगे? फर्स्ट ऑर्डर। इसको इससे आप क्या डिडक्ट करोगे भाई? रेट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, ये बोल सकता हूं। जीरो ऑर्डर में क्या था? रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो सेकंड ऑर्डर में क्या होगा? आर के डिपेंडेंट की आर के स्क्वायर पे डिपेंडेंट। देखो यहां पे मतलब क्या है? आर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली, यहां पे क्या लिखोगे? ए का स्क्वायर लिखोगे, ये कौन सा हो जाएगा? सेकंड। तो ये बताओ डायरेक्टली कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है कि डायरेक्टली डिपेंड अपॉन स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन? स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन। ये और ये सेम नहीं है बेटा। यहां पे पावर वन है तो डायरेक्टली है, यहां पे स्क्वायर है तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट, ऐसा बोलते हैं। ये दोनों सेम नहीं है। ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शन है? आर के। और ये किसके प्रोपोर्शन है? स्क्वायर के। तो बोलते हैं ना बाय, बाय इक्वल्स टू एक्स, तो क्या बोल दोगे? बाय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। बाय इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा है तो क्या लिखोगे? क्या इसमें आप बोलोगे बाय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स? ना, गलत है। क्या बोलोगे? बाय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एक्स, ऐसा बोल। ये डायरेक्टली है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके? एक्स के स्क्वायर। अब अपन क्या कर रहे हैं? डिफरेंशियल फॉर्म लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? माइनस, यहां ध्यान दो, अपॉन के लिख दें। अब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस डी आर अपॉन के। अब इंटीग्रेट करें तो माइनस को वहां पहुंचा दिया। तो इंटीग्रेशन पढ़ा है? पढ़ा है, क्यों इतना? केमिस्ट्री में इतनी सी तो मैथ यूज होती है, मैं भी मुंह फुला लेते हो। तो वन, वन बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो नहीं चाहिए अपन को और कुछ नहीं। एल एन एक्स। मान लो यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू डाल दें तो क्या लिखोगे इसको? एल एन एक्स टू माइनस एल एन एक्स वन। ऐसे होशियारी करके ऐसे ही डाल देना, एक्स टू माइनस एक्स। पहले ये डालोगे माइनस, ये डाल के उससे माइनस, ऐसे करोगे कि नहीं करोगे? ये काम आसान है, एक्स टू माइनस। अब ध्यान देना, ऐसा अपन ने लिख लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? लिमिट भी लगानी पड़ेगी। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? तो मुझे तो इनिशियल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होती है? आर नॉट। आर नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। और टी टाइम बाद कितनी बचेगी? आर टी। और टी टाइम पे टाइम जीरो, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। और कितना? अब बताओ क्या होगा इसका? क्या होगा? इंटीग्रेशन क्या बनेगा? वन बाय आर का एल एन आर, एल एन आर बन गया। और लिमिट क्या डालना है? आर नॉट से आर टी इक्वस टू माइनस के टी, जीरो से टी। क्या बन जाएगा ये? एल एन आर टी एल एन आर नॉट इक्वस टू माइनस के टी। टी बन जाएगा, टी माइनस टी बन गया। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? के टी इक्वस टू एल एन आर नॉट माइनस एल एन, कर सकता हूं? देखो
देखो इसी इक्वेशन को बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में लिखा जाएगा, है एक इक्वेशन, इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं देखना यहाँ पे। एल एन आर टी टू क्या लिखूंगा, एल एन आर नॉट माइनस, ऐसा भी लिख सकते पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म क्या लिखूंगा देखना यहाँ पे, दूसरा फॉर्म में ऐसा भी लिखूंगा, एल एन के टी इक्व टू, ध्यान देना के टी इक्व टू, चलिए बताओ एल एन ए माइनस एल एन बी क्या बन जाएगा, हाँ बस कर रहा था, अपॉन कर सकता हूं। अच्छा ये बताओ एल एन एक्स इक्व टू ए है तो क्या ऐसा लिख सकता हूं, एक्स इक्व टू ई की पावर ए, ये बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आर नॉट अपॉन आर टी। अगर मुझे आर टी लिखना है किसी भी टाइम पे तो क्या लिखूंगा, आर नॉट पावर माइनस, क्या लिख सकते हैं, तो चलो देखो सही लिखा है, माइनस कैसे आ गया, इसका बेस उठा के बेस पे इसकी पावर डालोगे तो क्या बन जाएगा, आर नॉट बाय आर टी, फिर उल्टा करोगे तो माइनस में चला जाएगा, और आर टी को यहीं रखोगे, आर नॉट को यहां पहुंचा दोगे। देखो ये सब ये आर टी इक्व टू, आप तो बस ये वाला ही ध्यान, ये वाला ध्यान रखना, मालूम ये वाला मालूम किससे रिसेंबल कर रहा है, जीरो ऑर्डर से, यहां पे एल एन चिपक गया बस, जीरो जीरो ऑर्डर पे क्या था, जीरो ऑर्डर पे क्या था, आर टी इक्व टू आर नॉट माइनस के टी, फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो गया, एल एन आर टी इक्व टू एल एन आर नॉट माइनस के टी, देखो एल एन आ गया बस, ऐसा नहीं कि ना टू सेकंड ऑर्डर पे स्क्वायर कर दो, दो बार एल एन आ जाएगा, वो अलग होता है, याद रखने का तरीका। क्या आ गया अपने पास, इसमें टी हाफ लाइफ बताओ कितना होगा, टी हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ लाइफ क्या होगी, तो आप क्या करोगे, के टी हाफ यहां पे डाल दो, के टी हाफ एल एन आर नॉट अपॉन आर नॉट बाय टू, यही लिखोगे, क्या बन जाएगा, एल एन टू, टी हाफ लाइफ क्या हो गई, एल एन टू बाय के, एल एन टू बाय के, ये तो टी हाफ लाइफ क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी आ रही है, यहां पे नोट बना के लिखना, टी हाफ लाइफ नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ, सबसे यूनिक फीचर है इसका, सबसे यूनिक फीचर है इसका बेटा कि टी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है। अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ मतलब आधा कंज्यूम हो, तो आप ऐसे फील करना जैसे मान लो आपने, ध्यान सुनना, जैसे मान लो आपने 10 मोल लिया, 10 मोल का आधा कितना होगा, 5, मान लो ये टी सेकंड टी टाइम में लग रहा है, आपने 100 लिए, 100 का आधा कितना होगा, 50, तो इसमें भी टाइम कितना लगेगा, टी ही लगेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी है। अगर आप 1 मोल लोगे तो 1 मोल का आधा होने में कितना टाइम लगेगा, एक मोल का आधा कितना होगा, 0.5, तो उसमें भी टाइम टी ही लगेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पे कहीं डिपेंडेंसी नहीं, कहीं ए आ रहा है क्या,
तब चाहे आप इतना लो चाहे इतना लो, उसका आधा होने में फिक्स टाइम लगेगा। जबकि जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा था, जीरो ऑर्डर में हो रहा था ए नॉट बाय 2k। ए नॉट ऐसा ही तो लिखा था, टी हाफ लाइफ, टी हाफ लाइफ क्या था उसमें, ए नॉट बाय 2k। ये ए नॉट क्या है, इनिशियल, जितना ज्यादा आप अमाउंट लोगे उतना ज्यादा हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें हाफ लाइफ की में कोई डिपेंडेंसी नहीं है कंसंट्रेशन। आधा होने में चाहे आप छोटा सा अमाउंट लो चाहे बड़ा अमाउंट लो, मतलब अगर आप 100 मोल लोगे, 100 मोल के 50 होने में मान लो 10 सेकंड लग रहे हैं। मान लो आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से आपने 100 मोल लिए, 100 का आधा होने में कितना लगेगा, 50 मोल बचेंगे। तो इसमें मान लो अगर ये 10 सेकंड ले रहा है, तो चाहे आप यहाँ पे 10 की पावर 8 ले लो, और इसका कितना आधा कितना होगा, 10 की पावर 8 बाय 2, तो कितना लगेगा, 10 सेकंड ही। तो आधा होने में टी हाफ लाइफ कितनी है, 10 है। तो आप कितना ही अमाउंट ले लो, आपने बोल दिया 0.0001 लिया, इसका आधा होने में 0.001 बाय 2 कितना लगेगा, 10 सेकंड। कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी नहीं है, कितना इनिशियल ले रहा हो कुछ भी ले लो, आधा होने में टाइम फिक्स ही लगेगा। पहला हो गया। टी 100% बताओ कितना हुआ, इसको बोलते हैं रिएक्शन कंप्लीशन टाइम। रिएक्शन कंप्लीशन टाइम कितना लगेगा, अनाइट। कभी रिएक्शन खत्म ही नहीं हो, थ्योरेटिकली रिएक्शन खत्म ही नहीं होनी। क्यों नहीं होनी, सोच के बताओ। रेट फिक्स नहीं है बेटा, ध्यान सुनना, रेट फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स, क्योंकि देखो ये 100% में सिर्फ अभी कमेंट कर रहा हूं, अपन मैथमेटिकली भी देखेंगे। अब मुझे तो आपने रेट क्या लिखी, आपने रेट लिखी K इंटू आर। ध्यान देना, मान लो जब t इक्वल टू 0 था तो r कितना था बेटा, 1000। तो अभी अभी रेट कितनी हो जाएगी इस टाइम पे, K इंटू 1000, यही होगी कि नहीं होगी। मान लो कुछ टाइम बाद ये 1000 से मान लो ये 500 बचा, तो अब रेट कितनी हो जाएगी, K इंटू 500। तो भाई अब टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ रिएक्टेंट कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, तो रेट भी कम होती जा रही है। मान लो ऐसे डिक्रीज होके, मान लो अगर ये डिक्रीज होके आपका 0.001 बचा, तो रेट भी कितनी हो जाएगी, K इंटू 0.001। तो टाइम के साथ रेट भी कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ आर क्या हो रहा है, अपना डिक्रीज हो रहा है, तो रेट भी डिक्रीज। जितना कम आर बचेगा उतनी ही कम उसकी रेट होती जाएगी। मान लो आपका रिएक्टेंट खत्म होते होते 0.0001 बचा, तो रेट भी कितनी हो जाएगी, 0.001 इंटू के, इतनी कम होती। अगर मान लो आपका अगर रिएक्टेंट 0 को अप्रोच कर रहा है, तो रेट भी 0 को अप्रोच कर जाएगी। तो बहुत स्लो, वेरी स्लो, क्या कभी कंप्लीट हो पाएगी। क्यों, क्योंकि रेट किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और आर पे डिपेंडेंसी होगी तो आर तो टाइम के साथ कम हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, तो रेट भी क्या होती जाएगी, कम। धीरे धीरे रिएक्टेंट कम, रेट भी कम, रिएक्टेंट कम, रेट भी कम, और ऐसे कम होते 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 जब रिएक्टेंट बहुत कम बचेगा तो रेट भी बहुत स्लो होती जाएगी, और कम बचेगा और स्लो, वेरी 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 स्लो। ऐसा लगेगा कि ये कभी खत्म ही नहीं होनी। क्यों नहीं खत्म होनी, क्योंकि रिएक्टेंट जितना कम उतनी कम रेट होती है। और अगर आप इसको चेक करना चाहो, तो यहां पे आप क्या करो, आरटी को क्या डाल दो, 0। मान लो रिएक्शन कंप्लीट करानी, तो रिएक्टेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, टी टाइम बाद 0, और किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे इनफाइनाइट बनेगा, लॉग के अंदर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। अच्छा तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा, टी कंप्लीशन टाइम, सेकंड ऑर्डर का सोच के बताओ, सेकंड ऑर्डर का कंप्लीशन टाइम कितना होगा। अरे वहां पे तो और दिक्कत है, क्योंकि वहां पे रेट क्या लिखोगे सेकंड ऑर्डर के लिए, स्क्वायर लगा दोगे, जितना डिक्रीमेंट आएगा उसका और ज्यादा डिक्रीमेंट शो होगा रेट में। रेट जो डिक्रीज होगी स्क्वायर टाइम डिक्रीज हो जाएगी। मान लो आपकी कंसंट्रेशन आधी हुई तो रेट 1/4 हो जाएगी, तो और स्लो होती जाएगी रेट। तो सिर्फ 0 ऑर्डर रिएक्शन ही आपकी एक फाइनाइट टाइम पे कंप्लीट होती है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, मान लो आपसे बोल दिया कोई फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। मान लो आपकी कंसंट्रेशन 0.01 हो गई, तो रेट क्या हो जाएगी,
k इंटू 0.01 की पावर क्यूब और स्लो हो गई। देखो कभी रेट कंप्लीट हो पाएगी, कभी रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कभी भी फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती नहीं है, इनफाइनाइट टाइम लगता है, तब ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होती ही नहीं है। थ्योरेटिकली बात की जाए तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है, और अमाउंट कम मतलब रेट भी कम होती जाएगी। जैसे अब आपको पापा ने पैसे दिए, पापा ने बोल दिया कि ठीक है बेटा हर दिन 10 रुपए खर्च करना है। आपके पॉकेट में कितने भी पैसे पड़े हों, खर्च हो ही जाएंगे, हर दिन 10-10 रुपए खर्च करोगे। पापा ने ये बोल दिया बेटा पैसे ऐसे खर्च करना है कि जो भी आपके पास पैसा बचा हो उसका 10% ही खर्च करना है, तो भी खत्म हो पाएंगे। 100 रुपए हैं तो 10 रुपए खर्च करोगे, 10 रुपए बचे हैं तो 1 रुपए खर्च करोगे, 5 रुपए बचे हैं तो 0.5 खर्च करोगे। ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे? तो क्या कभी आपके पैसे खत्म हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब खर्च करने का रेट आपके जेब के अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही आपके पास कम पैसा बचेगा तो आपका खर्च करने का रेट भी कम होता जाएगा। अब आपसे पूछे कब पैसे खत्म होंगे, तो बोले सर वो तो खत्म ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आप खर्च कर रहे हैं वो पॉकेट के अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, जो भी आपके पास है आपको ऐसे देख। तो अपने पास जो आ गया, तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो इनफाइनाइट टाइम पे फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, बाकी सभी रिएक्शन क्या होती हैं इनफाइनाइट टाइम पे खत्म होती हैं, मतलब कंप्लीट होती हैं। सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही फाइनाइट टाइम पे कंप्लीट होती है। ये अपन ने फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात कर ली। तो ये बेटा अपन को ध्यान रखना है। देखो अपन को क्या क्या पढ़ना है, अपन को फर्स्ट जीरो ऑर्डर पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है और एक nth ऑर्डर भी पढ़ना है। अब nth ऑर्डर में अपन बात करेंगे। देखना मान लो, अब इसको देखो कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर, जैसे मान लो अपने पास बेटा रिएक्टेंट था, ध्यान से देखना रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ। अब इसमें भी पहला पॉइंट लिख लेना। पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप? पहला पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हो कि रेट डायरेक्टली proportional to concentration of reactant। दूसरा क्या ले सकते हो? माइनस डी आर बाय डी टी इक्वल टू के आर। और इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या लिखोगे? आर टी क्या लिख दोगे? आर नॉट ई की पावर माइनस के। ये इंटीग्रेटेड फॉर्म को इंटीग्रेट करोगे तो ये बनता है, ये आर टी के टर्म में लिख। या फिर आप ये भी ले सकते हो के टी करके। थर्ड अगर हम लोग टी हाफ लाइफ की बात करें तो टी हाफ लाइफ क्या बनता है? ln2 बाय के। और टी 100% या टी कंप्लीशन कितना आता है बेटा? इनफाइनाइट। टी इनफाइनाइट आएगा। फोर्थ पॉइंट की अगर अपन बात करें बेटा, तो जैसे अपन ने आर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट लिखा, टी इक्वल्स टू 0 पे, ध्यान से देना, टी इक्वल्स टू 0 पे कितना है बेटा? ये टी इक्वल्स टू 0 पे कितना है अपना? ये ए है। टी इक्वल्स टू टी पे कितना हो जाएगा? ए माइनस एक्स, ये एक्स। अब मालूम है थोड़ा एग्जामिनर आपको दिक्कत कर सकता है, कैसे करवाएगा मालूम? वो क्या करेगा, जैसे अपने पास एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है के टी इक्वल्स टू क्या है? एल एन आर नॉट अपॉन आर टी। देखो ये फॉर्मूला बहुत याद रहता है, मालूम है कंफ्यूजन क्या होता है? सर आर नॉट ऊपर आएगा कि आर टी आएगा? कभी कभी क्या होगा, हम आर टी ऊपर डाल देंगे, आर नॉट नीचे डाल देंगे। ये बताओ, ये लॉग, ये वैल्यू के क्या है? पॉजिटिव। और टी क्या है? पॉजिटिव। लॉग पॉजिटिव कब देता है? जब उसके अंदर 1 से बड़ा इनपुट हो। पढ़ते लॉग 1 कितना होता है? 2। अगर लॉग x से अगर x ग्रेटर देन 1 है तो हमेशा ये पॉजिटिव फंक्शन निकलता है। अब मुझे बताओ आर नॉट बाय टी ग्रेटर देन 1 होगा कि आर टी बाय आर नॉट बड़ा होगा? ये बताओ, टाइम के साथ रिएक्टेंट कम हो रहा है तो आर नॉट बड़ा है, आर टी छोटा है। ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। आप यहां से याद रखना आर नॉट बाय आर टी ही आता है। कभी कभी क्या हो, गलती में आप आर टी ऊपर छाप दोगे, आर नॉट नीचे छापोगे। तो अगर आर नॉट नीचे आएगा, आर टी ऊपर आएगा तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है।
तो आर नॉट ऊपर आएगा, आर टी नीचे आएगा। ये याद रखने का तरीका होता है। अपन ने ये लिख दिया। अब इसको मालूम मैं कैसे लिख सकता हूं? मान लो मैं इसको लिख रहा हूं, आर नॉट कितना है? ए, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, एल एन ए अपॉन ए माइनस, ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ए माइन टी टाइम बाद कितना बचा? ए माइनस एक्स। ए इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम टी बाद कितना बचा? एक्स कंज्यूम होगा तो कितना बचा? ए माइनस एक्स। और चाहो तो इसको जैसे अपन लिखते थे ना, डी आर बाय डी टी इक्वस टू के एक्स, के आर, ऐसे ही आप क्या ले सकते हो? माइनस ए माइनस एक्स वाई डी टी, क्या ले सकते हो? के ए माइनस। हाँ, छाप दिया ये भी, ऐसे भी फॉर्म आपको लिखा। ये सब डिफरेंट तरीके हो जाते हैं छापने के। अच्छा, मुझे ये बताना हो कि टाइम टी बाद पी कितना बनेगा, कैसे बताओगे? तब मुझे एक्स बताना है, वो कैसे बताओगे? इस वाली इक्वेशन में लिख दो। टाइम टी बाद ये कितना बचा? आर टी कितना होता है बेटा? आर नॉट ई की पावर माइनस के टी, यही होता है। और ये कितना है? ए माइनस एक्स। और ये कितना है? ए ई की पावर माइनस के। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बताओ? ए, इसको यहां ए माइनस ए की पावर माइनस के, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? एक्स आ गया कि नहीं आ गया? देखो तो यहां इसको क्या बन गया? ये ए वन माइनस कंसंट्रेशन, ये क्या है बेटा? ये है अपना पी टी। टाइम टी बाद कितना प्रोडक्ट बन जाएगा? ए, ये क्या है? ये क्या है बेटा? आर नॉट वन माइनस, ऐसे बन। मैं सारे फॉर्म इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप बार बार पढ़ोगे तो आपके पता नहीं किस फॉर्म में वो अपन बात। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? लॉग के टर्म में बनता है। सेकंड क्या होता है? लॉग के टर्म में बनेगा, और लॉग को हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल पावर जाती है। याद रखना, कहीं पर भी एक्सपोनेंशियल पावर आ रही है, एल एन आ रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइप की है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती। कंसंट्रेशन कितनी भी रहे, आधा होने में सबको बराबर टाइम लगेगा अगर कोई गिवन इक्वेशन। और फिर ये अपन ने डिफरेंट फॉर्म को, इनफाइनाइट को ऐसा ले सकते हो, और इसको अपन ऐसा ले सकते हैं, ऐसा भी अपन ले। अब अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं बेटा? nth ऑर्डर। nth ऑर्डर आप लोग निकालोगे। nth ऑर्डर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, माइनस डी आर बाय डी टी किसके बराबर होगा? के आर की पावर एन। यहां पे, यहां पे अपन क्या क्या डायलॉग चिपकाएंगे? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ पावर एन। जल्दी डेराइव करो, इसका एक्सप्रेशन आपको डेराइव करना है। थोड़ी हेल्प करवा देता हूं, पूरी हेल्प नहीं करूंगा। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन, ये लिखा जाता है। अब क्या करोगे यहां पे? आर की पावर एन। अच्छी बताओ, वन बाय एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? पढ़ा है? तो ऐसा लिख सकता हूं, एक्स की पावर माइनस एन डी। अब आसान हो जाएगा, तो पता नहीं चल रहा था। तो क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन? देखो जल्दी सॉल्व करो, क्या आएगा?
तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1 और n+1 से डिवाइड हो जाता है ना, सही लिख रहे हैं? तो यार r की पावर का इंटीग्रेशन r नॉट से कहां तक बेटा? आर टी प्लस टू माइनस के 0 से t। क्या होगा इंटीग्रेशन इसका? इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है जल्दी बताओ? x की पावर n-1 +1 माइनस n+1 यही आएगा, यही लिखा ना? क्या बन जाएगा ये? r पावर 1 माइनस n यही हो जाएगा ना, अपॉन 1 माइनस n। और इसमें मुझे कहां से कहां तक लगाना है? लिमिट कहां से लगानी है? r नॉट से आर टी तक। ये क्या बन जाएगा? माइनस के टी 0 से t। देखो जल्दी अब, देखो यार, आसान कर देते हैं। 1 माइनस एन को कॉमन निकाल लेता हूं, ये कितना बन जाएगा बेटा? पहले क्या डालूंगा? आर टी ऊपर ही लिख लें, आर टी 1 माइनस एन आर नॉट 1 माइनस एन इक्वस टू माइनस के टी। ये हो गया? ये हुआ कि नहीं हुआ? बस इसमें एक चीज याद रखना, एन इज नॉट इक्वस टू 1। जब अपन 1/x का n का डिफरेंशिएशन करते तो इंटीग्रेट करते तो n इक्वस टू 1 नहीं लेते, क्योंकि वो ln बनता है। देखो आप वेरीफाई मार सकते हो, n की वैल्यू 0 डालो, ऑर्डर से मैच करेगा ये 0 ये 0 ये माइनस के टी, आर नॉट इक्वस टू आर टी इक्वस टू क्या बन जाएगा? माइनस के टी। देखो ये एक्सप्रेशन आ, और मालूम है इसको इसको कैसे लिख देते हैं? इसको ऐसे लिख देंगे, देखो ये बताओ, इसको अगर n-1 कर दें तो ये नेगेटिव निपट जाएगा। मालूम है 1 माइनस एन किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ n-1 के बराबर होता है कि नहीं होता है? एक माइनस आएगा, वो माइनस इसको निपटा देगा, के टी। ये कैसे लिखा जाएगा? के टी। के टी लिखा गया कि नहीं लिखा गया? अब देखना इसमें भी अपन थोड़ा कर रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/r 1/r टी। तो ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? n-1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखो बस अपन सजा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इक्वेशन अपने पास बहुत पहले आ चुकी है, बस उसी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख रहा है। ऐसे देखो, देखो सिंक्रोनाइज कर लिया है, यहाँ पे भी n-1, यहाँ पर भी n-1, यहाँ पर भी n-1। आर टी आर नॉट इक्वल टू के टी। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि हमें याद नहीं करना होता, बस बना लिया कि हाँ कभी कभी कभार अगर आ जाए तो अपने हाथ पैर ढीले ना हो एग्जाम। याद नहीं करना हमें, बस फर्स्ट और जीरो ऑर्डर ही ध्यान।
तो इसकी टी हाफ लाइफ बता दो, टी हाफ लाइफ कितनी। जब भी हम टी हाफ लाइफ निकालते हैं तो ए टी को किससे रिप्लेस कर देते हैं, ए नॉट बाय 2 से। करो हाफ लाइफ nth ऑर्डर की, nth ऑर्डर की हाफ लाइफ बताओ कितनी आ रही, nth ऑर्डर की हाफ लाइफ। nth ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या करोगे, n-1 आर, आर नॉट बाय 2 n-1 आर नॉट n-1 ए टी लिखोगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या इसको सॉल्व करके ऐसा लिख सकता हूं बेटा, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 है और -1, ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो चैप्टर में है तो करना पड़ेगा बनाने से भी इंटीग्रेशन पर भी यहां पर भी वो क्या किया, इस 2 को ऊपर पहुंचाया और आर नॉट बाय टी, आर नॉट बाय n-1 कॉमन ले लिया, ये आ गया कि नहीं आ गया, ये टी हाफ लाइफ होती है। ठीक है, तो टी इसमें कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है टी हाफ लाइफ में, ये n भी कांस्टेंट है, ऑर्डर फिक्स रहेगा, 2 भी कांस्टेंट है, हाँ आर नॉट वेरी कर सकता है, ये k भी कांस्टेंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, हाफ लाइफ किस पे डिपेंड कर रही है, हाफ लाइफ nth ऑर्डर की रिएक्शन की किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर नॉट n-1। और क्या बोल सकता हूं, और टी हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट की पावर 1 - n पे डिपेंड कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन यूज बहुत करेंगे। टी हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नॉट की पावर 1 - n। आप चाहो तो ध्यान भी दे सकते हो, ये होता जीरो ऑर्डर में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट आ रहा था, आर नॉट बाय 2 की आ रहा था, तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 डालो तो आर नॉट के प्रोपोर्शनल। हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की पावर 1 - n, 1 - n। देखो दो चीजों से कंफ्यूजन होगी, इतना तो आपको याद रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इतना तो याद रहेगा कि हाँ सन ने कुछ बोला था, आप मालूम कंफ्यूज कहां करोगे, कंफ्यूज यहां करोगे यार ये है कि ये है, जो आगे चल के आपके 1-2 महीने बाद जो आपको याद रहेगा आधा अधूरा, सर ये करें कि ये करें, दिमाग में क्या होता है नंबर पलट जाते हैं, ये तो याद रहती है लेकिन क्या होता है वैल्यू पलट जाती है, कभी आधा अधूरा याद रहता है, या तो ये रहेगा या ये रहेगा, अपन एक वेरीफाई मार देंगे। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती थी, आर नॉट बाय 2 के, मतलब टी हाफ लाइफ किसके डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट आ रहा है कि नहीं हो रहा है, आर नॉट। अब एन की वैल्यू 0 छापो, कौन आर नॉट दे रहा है, ये दे रहा है कि ऊपर वाला दे रहा है, ऊपर वाला मतलब नीचे वाला, कौन में आया, ऐसे ध्यान, ऐसे अपन ध्यान रखेंगे। टी हाफ लाइफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टी हाफ लाइफ आर नॉट n-, दूसरा 1 बाय आर टी n-1 किसके बराबर होगा, n-1 के टी प्लस आर नॉट
माइनस एन माइनस वन, इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा? लिख लो, ये कभी ग्राफ बनाएंगे तब आएगा। कल क्लास है केमिस्ट्री की? कल पूछूंगा बेटा डेरिवेशन। आपने से काम नहीं, आपने तो पता नहीं क्या है वो, आर नोट को आर टी लिखा होगा, आर टी को आर नोट लिखा होगा। इस उस पे हंसो, पता चला। कोई लिखते जाया करो डायरी में, जेड से बदला लेंगे अपन, रजेल्ड से पछाड़ेंगे। नाम लिख लो, इससे अच्छा तो करना ही करना, क्योंकि तुम्हें परेशान करे ना। हाथ पाँव से जवाब नहीं देना है, उसे भी नहीं देना है। ध्यान देना बेटा। अब अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं? आप सौ ग्राफ बनाने वाले। जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की देखो, बात नहीं करो, तो जहां तक पॉसिबल होगा तो nth ऑर्डर के भी बनाएंगे, जहां तक बन पाएंगे तो। देखना, सबसे पहले हम बनाने वाले हैं आर ओ आर वर्सेस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ, बात नहीं करो। सबसे पहले यहां पे हमने क्या लिया? जीरो ऑर्डर। ये बताओ, यहां पे हमने आर ओ आर और यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या आर नॉट ले ली। क्या ले लिया बेटा? आर नॉट। अब ध्यान दो, मुझे बताओ जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है? जीरो ऑर्डर के लिए आर ओ आर क्या लिखते हो? के आर नॉट की पावर जीरो, क्या रहेगा? कांस्टेंट। कैसा भागना चाहिए? सीधा। इंटरसेप्ट कितना आना चाहिए? के। ऐसा तो आप खुद ही बोलोगे ये बन जाएगा सर। आया कि नहीं आया? फर्स्ट के लिए देखो, आपको मालूम है, आपको ग्राफ याद नहीं करने हैं, बस आपको ये याद रखना है कि कैसा एक्सप्रेशन था मेरे पास। अगर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर है तो आप खुद बताओ बेटा, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो मैं यहां पे क्या ले रहा हूं? आर ओ आर, आर ओ आर लिया। अब मैं आपसे सिंपल ये बोल रहा हूं कि यहां पे क्या ले लिया हम लोगों ने? आर नॉट, आर नॉट लिया। मुझे तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? आर ओ आर किसके बराबर होता है? जल्दी बोलो। के आर नॉट। आर नॉट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रेट आएगी। इसमें आर नॉट से कोई मतलब ही नहीं है कांस्टेंट रेट चलनी, इसमें क्या होगा? जितना ज्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन, ऐसे भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा कि नहीं भागेगा?
स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इक्वल्स टू nth ऑर्डर को बता सकते हो? पूछा जाए अगर nth ऑर्डर का कोई पूछ ले तो क्या करोगे? कैसा बनता है? आगे स्क्वायर होगा तो और, क्यूब होगा तो और, लगभग ऐसे ही। डायरेक्टली में ऐसा भागता है, जितनी ज्यादा पावर बढ़ती जाएगी साइड मुड़ता जाएगा। कौन सा हो गया? आया कि नहीं आया? कौन सी इनिशियल कंसर्ट? RT। कैसे बनाओगे? RT। या फिर टाइम लिख दो। जीरो ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर, ROR टाइम। ये बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन कहीं टाइम पे डिपेंडेंसी है? जिस रेट से स्टार्ट होना उसी रेट से, चाहे आप एक 10 सेकंड चाहे 20 सेकंड, तो कैसा आएगा? बराबर होगा। इसमें क्या होगा? इसमें इसमें कैसे सोचोगे? बताओ, ROR क्या है अपना? ROR है के और आर। ध्यान देना, के और आर। अब मुझे बताओ, आर अपना टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है, आर कम होता जा रहा है, तो मुझे आर को टाइम के फंक्शन में लिखना पड़ेगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि R0 e⁻ ये ले सकता हूं कि ले सकता हूं? ये तो आएगा। तो एक सेकंड, एक सेकंड। RT क्या बन रहा था? R0 e⁻ देखो, ये आएगा कि नहीं आएगा? रेट और टाइम का कैसा है? ये तो e⁻x का ग्राफ कैसा बनता है? e⁻x का कैसा? ऐसा भागता है ना। और e⁻x, ये e⁻x, ये e⁻−x, कैसा भागेगा ये ग्राफ? भागेगा। ये टच कहां कर रहा होगा? टी की वैल्यू जीरो डालो तो कितना बन जाएगा? टी की वैल्यू जीरो डालोगे तो ये जीरो बन जाएगा। टी की वैल्यू जीरो डालोगे तो वो जीरो बन जाएगा। तो कितनी कितनी रेट आएगी स्टार्टिंग में? ए R0 के। चलो, बाकी ग्राफ बाद में बनाए। फंक्शन आपको ध्यान रख। होमवर्क दे मिल गया था? मंडे को टेस्ट बता दिया था, सिलेबस पता चल गया था। 12th का पूरा आएगा, ये भी आएगा।